नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं हूं आपके साथ रिया गौर। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। सदर थाना क्षेत्र के रेवा रोड फर्दो पेठिया के समीप अपराधियों ने सरेआम प्रॉपर्टी डीलर टुनटुन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। बेनीवाद थाना क्षेत्र के रमौली गांव में भैंस चोरी के आरोप में एक युवक की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। और AES को लेकर जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, शिक्षा विभाग के अधिकारी और PDS दुकानदार अगर बच्चा हो बीमार तो SKMCH में करेंगे भर्ती। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। सदर थाना क्षेत्र के रेवा रोड फर्दो पेठिया के समीप अपराधियों ने सरेआम प्रॉपर्टी डीलर टुनटुन चौधरी की गोली मारकर हत्या की। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने देर रात एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान रामकिशोर चौधरी उर्फ टुनटुन चौधरी, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे और सदर थाना क्षेत्र के पताही के रहने वाले थे। अब तक मिली जानकारी के अनुसार देर रात टुनटुन अपने मोटरसाइकिल से यादव नगर चौक के पास पान खाकर घर की तरफ जा रहे थे। उसी वक्त अज्ञात अपराधियों ने प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की सूचना मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गई है। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने सदर थाने की पुलिस को दी। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है। मामले की जांच में जुटी हुई है। पोस्टमार्टम करवाने पहुंचे चचेरे भाइयों ने बताया कि 2 साल पहले भी प्रॉपर्टी डीलर टुनटुन पर गोली चली थी, जिसने यह बाल बच गए थे। कल देर रात पान खाकर लौटने के दौरान इनको गोली मारी गई। पहले ग्रामीणों ने समझा कि इनका एक्सीडेंट हुआ है, पर बाद में इनके पीठ से खून निकलता देख पता चला कि गोली मारी गई है। लगातार क्या है मामला? विगत 4 वर्षों से अपराधियों के टारगेट पर थे। जहाँ पे घटना हुआ है वहाँ पे इसको ट्रैक्टर और पिकअप द्वारा जो एक्सीडेंट कराया गया था, ट्रैक्टर और पिकअप द्वारा एक्सीडेंट कराया गया था, जिसमें इनका दांत और हाथ दोनों टूट गया था। एक बार और इन पर गोली चला था पता नहीं मिली स्कूल के आसपास। भगवान ऊपर वाले बचाए, लेकिन इस बार को। अच्छा, क्यों टारगेट करते ये? बिजनेस सिलसिला में लेकर के जमीन इनको धमकी वगैरह भी मिलता था? जी स्कूल में धमकी वगैरह? कोई संदेह वगैरह किसी पे है? कुछ लोग ग्रामीण भी है, कुछ लोग बाहरी भी लोग है, सफर भी है। कोई लोग मिलकर घटना किया है। कल कैसे पता चला घटना का? हम लोग तो घर खा पी के सो गए हुए थे। घर पे फोन आया, उसके बाद पता चला इससे एक्सीडेंट हो गया भैया का। प्रशांत हॉस्पिटल मिलेगा तो वहाँ भी पता नहीं चल पाएगा कैसे हुआ, क्या हुआ। और गाड़ी पे ब्लीडिंग देखे हैं तो पता चला है। प्लस करके देखे तो इसको गोली लगा हुआ था। कितने गोली लगे थे? पान खाने का गोली का रूटीन था अपना। ये अकेले जाते थे या किसी और के साथ? अकेले। कल भी अकेले गए थे? सब दिन अकेले ही। अभी तक कितना गोली का निशान मिला है शरीर पे? 2 का तो मिला है। क्या नाम हुआ? वहीं मौके पर पहुंचे SDPO टाउन 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि देर रात 2 अज्ञात अपराधियों द्वारा प्रॉपर्टी डीलर रामकिशोर चौधरी उर्फ टुनटुन चौधरी की गोली मारकर हत्या की गई है। FSL की टीम को बुलाया गया। इससे पहले भी इस पर जानलेवा हमला किया गया था। प्रथम दृष्टया हत्या का कारण बताना जल्दबाजी होगा। आसपास के CCTV कैमरों की छानबीन की जा रही है। जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी होगी। कल दिनांक 18/3/2025 को रात्रि करीब 11 बजे के करीब रेवा रोड जो सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत है, वहाँ पर फर्दो पेठिया के पास में रामकिशोर चौधरी और टुनटुन चौधरी उनकी गोली मारकर जो अज्ञात अपराध कर्मी हैं बाइक पर सवार, उनके द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। और शव को SKMCH में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और FSL की टीम अभी आ गई है। यहाँ पर हम लोग टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिए हैं। सैंपल्स कलेक्ट हो गए हैं और बाकी चीज़ें भी बाकी विवाद थी, आत्महत्या बहुत कुछ दिन पहले कर ली थी और पहले भी गोली चलने की बात आई है। देखिए, दोनों चीज़ें जो आपने बताई वो सही है। पहले भी एक नवंबर 2024 में इनके विरुद्ध एक कांड दर्ज हुआ था 741/24, जिसमें
इनके घर में जो इनकी बहू थी उनकी आत्महत्या करने की बात सामने आई थी और उसमें ये अभियुक्त भी थे उस कांड में। और जो कुछ साल पहले इनके ऊपर गोली चलने की भी बात सामने आई है। सदर में ये कांड दर्ज हुआ है। उस केस फाइल को भी हम लोग अभी स्टडी करेंगे कि उसमें क्या अनुसंधान में पाया गया था। पूर्व में भी इन पर हमला करने की बात सामने आई हुई है और कुछ प्रॉपर्टी का भी ये डीलिंग करते थे। तो अभी प्रथम दृष्टया जो मूलतः हत्या का कारण है वो बताना जल्दबाजी होगी। हम लोग थोड़ा सा इसमें और इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे। कैमरा का एनालिसिस हो रहा है। जो बाकी भी टेक्निकल और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है वो हम लोग कर रहे हैं और जल्दी ही जो भी अज्ञात अपराधकर्मी द्वारा ये किया गया है वो हम लोग गिरफ्तार करेंगे। सीसीटीवी को खंगाले जा रहे हैं, इस एरिया के सारे सीसीटीवी खंगाले गए हैं और जो भी और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन है वो भी हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं और हम लोग प्रयासरत है। हम लोग को उम्मीद है कि इसमें जल्दी हमें कुछ सफलता हासिल होगी। एक गोली उनको लगी थी और एक गोली है और बाकी जो क्योंकि वो गिर गए थे रोड पे तो थोड़ा सा हेड इंजरी है और जब तक हम लोग अस्पताल लेकर गए तब तक उसकी मृत्यु हो गई। घटना से एक लाइव राउंड जो जिंदा गोली है वो बरामद हुई है। खोखा का हम लोग खोखा की तलाश कर रहे हैं। अभी खोखा बरामद। बेनीबाद थाना क्षेत्र के रमौली गांव में भैंस की चोरी के आरोप में एक युवक की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। मुजफ्फरपुर के बेनीबाद थाना क्षेत्र के रमौली में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। दरअसल गांव के ही एक व्यक्ति की नींद भैंस की घंटी की आवाज सुनकर खुल गई। जब भैंस मालिक ने बाहर निकलकर देखा तो भैंस अपने खूंटे पर नहीं थी। तभी उसकी नज़र एक युवक पर पड़ी जिसे भैंस मालिक ने चोर समझ लिया। चोर कर हल्ला होने पर ग्रामीण की भीड़ जुट गई और उस अज्ञात की पिटाई शुरू हो गई। ग्रामीणों की पिटाई से युवक की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची बेनीबाद थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज भेज दिया। पूरे मामले को लेकर ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि मृतक की पहचान कटरा थाना क्षेत्र के धनौर गांव निवासी कमलेश सहनी के रूप में हुई है। कमलेश अपनी बहन को लेकर दरभंगा के मब्बी थाना क्षेत्र में पहुंचाने जा रहा था। जैसे ही वह रमौली गांव पहुंचा उसके साथ लोगों ने मारपीट करना शुरू कर दिया। बाद में उसे घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया लेकिन रास्ते में ही वह दम तोड़ दिया। ग्रामीण एसपी ने हत्या के आलोक में कार्रवाई के सवाल पर पूछे जाने पर बताया कि मृतक के चाचा का कहना है कि पहले वह इस कांड को अंजाम देने वाले लोगों की पहचान कर लेते हैं, इसके बाद आवेदन देंगे। ग्रामीण एसपी का कहना है कि परिजनों द्वारा मिले आवेदन के आधार पर आगे की विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। कल की घटना है, ये रमौली गांव है बेनीबाद का। तो कमलेश सहनी पेशर स्वर्गीय भिखारी सहनी जो कि कटरा अंतर्गत धनौर गांव के रहने वाले हैं, ये अपनी बहन के पास जा रहे थे। इनकी बहन मब्बी ओपी दरभंगा में रहती है, वहीं पर ये जा रहे थे और जैसे ही ये रमौली गांव के आसपास पहुंचे तो पहले से रमौली गांव में कोई भैंस चोरी हो गई थी। इनको भैंस चोर समझ के ही इनके साथ मारपीट किया गांव का लोग, ग्रामीण लोग, और उसके बाद से ये हॉस्पिटल ले जाते जाते इनकी रास्ते में ही मौत हो गई। आगे क्या कर रहे हैं? इसमें हम लोग आगे जो कमलेश मृतक कमलेश सहनी है, उनके एक चाचा जी आए थे पोस्टमार्टम के समय में। उन्होंने कहा कि हम लोग खूब अच्छा से समझ बूझ लेते हैं कि कौन कौन लोग इसमें शामिल है, शरीक है, और तब हम लोग आवेदन देंगे, उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। अहियापुर थाना क्षेत्र के पुलिस लाइन से सेवानिवृत्त दरोगा फूलचंद प्रसाद अचानक लापता हो गए। अहियापुर थाना क्षेत्र के पुलिस लाइन चौक से सेवानिवृत्त दरोगा फूलचंद प्रसाद लापता हो गए हैं। वह मंगलवार सुबह घर से टहलने के लिए निकले थे लेकिन घर वापस नहीं लौटे। परिजनों ने काफी खोजबीन की मगर कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद अहियापुर थाने में उनकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई है। रिटायर्ड दरोगा मूल रूप से सिवान जिले के आंदर थाना के जमालपुर गांव के निवासी हैं। बड़े पुत्र राजू कुमार ने बताया कि पिता को भूलने की बीमारी है। वह ड्यूटी के दौरान भी एक बार गायब हो गए थे लेकिन उस वक्त मोबाइल उनके पास था, जिस वजह से उन्हें कॉल कर वापस बुला लिया गया था। वहीं छोटे बेटे रवि रंजन कुमार ने बताया कि उनके पिता हमेशा सुबह की सैर के लिए पुलिस लाइन मैदान जाते थे
उन्होंने गुलाबी टी शर्ट और ट्राउजर पहन रखा था। इधर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और उनके मोबाइल की अंतिम लोकेशन ट्रेस की जा रही है। 7 बजे निकले थे टहलने के लिए, तो आधा एक घंटे के बाद शक होने लगा कि अभी तक घर क्यों नहीं आए, तो हम लोग खोजने के लिए निकल गए। उसके बाद हम लोग ढूंढे उनको, बहुत जगह ढूंढा। सुबह का मतलब 8-9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक लगभग आधा मुजफ्फरपुर हम लोग घूम गए। कुछ हम लोगों को आता पता नहीं मिला। उसके बाद हम लोग जाके सनहा दर्ज कर दिए हैं। हम लोगों को सिर्फ शंका डर है कि उनके साथ कोई अनहोनी ना हो। कहाँ पे आप लोग खोजे? बरमपुरा, उसके बाद आपका चलेगा मोती झील, माड़ी पुल, उसके बाद आपका बैरिया बस स्टैंड, 0 माइल, उसके बाद आपका स्टेडियम भी गए, और उसके अयाची ग्राम का मोहल्ला जितना है उधर घूमे, आदर्श ग्राम का मोहल्ला जितना है उधर सब घूमे, और यही सब। कहाँ पे वो टहलने जाते थे? पुलिस लाइन ग्राउंड में जाते थे। प्रतिदिन जाया करते थे? प्रतिदिन, जैसे कि गांव पे गए तो गांव पे जाने के बाद थोड़ा वहाँ पे उनका माइंड सेट हो गया कि हमको कैसे आना है, जाना है। यहाँ पे आए तो उनका थोड़ा माइंड वो डिस्टर्ब है, माइंड उनका थोड़ा सा डिस्टर्ब है। तो यहाँ वो गए, एक दिन मतलब बराबर नहीं निकले। यहाँ पर गए, गांव से आने के बाद थोड़ा सा वो दिमाग चेंज हो गया कि जगह चेंज है, और वो गए। हम लोग बोले टहलने के लिए, तो हमको लगा कि गए हुए, इससे भी पहले कभी जाते थे तो हो सकता है देखे होंगे, पर वो पापा जी नर्वस हो गए। जब रास्ता भटक गए, पूरा उनके मन में बेचैनी हो गया। कोई साथ में था नहीं, अकेले थे, पास में मोबाइल भी नहीं उनका, और डिस्टर्बेंट दिमाग के कारण उनके पास मोबाइल नहीं दिया गया था। कैसे उनका डिस्टर्बेंस था, क्या कारण? जैसे कि पापा जी को जब डबल स्टार लगा ना, तो साइन वगैरह का या पेपर पर का जो वर्क होता है, तो पहले का तो आदमी का पढ़ा लिखा थोड़ा कम होते हैं, तो जब उनको पेपर का काम मिलने लगा तो पापा जी को थोड़ा डर अंदर से हदस टाइप का बैठ गया, माइंड पे प्रेशर पड़ गया, जिसकी वजह से वो थोड़ा नर्वस हो गया। यहाँ कब आए थे? यहाँ हम लोग आए हैं, मतलब यहाँ हम लोगों को मुजफ्फरपुर अपने घर से यहाँ मुजफ्फरपुर आने में हम लोगों को 10-15 दिन हुआ आए हुए। 10-15 दिन में बीच में वो कभी नहीं गए। हम लोग मना भी कर देते थे कि मत जाइए, लेकिन आज पता क्या हुआ कि वो कहे कि हम लोग बोल दिए जाइए टहलने, और कोई कुछ बोला ही नहीं, और हम लोगों को भी मन में इस तरह का नहीं था कि कोई घटना हो जाएगा। आगे क्या आप लोगों ने? आगे यही है कि मेरे पापा जी को खोजबीन करके निकाला जाए, और हम लोगों के मन में शंका भी है कि किसी तरह की उनके साथ घटना ना हो जाए। पुलिस को, स्थानीय पुलिस को आप लोगों ने जानकारी दी? हाँ, जानकारी दे दी है, सनहा भी दर्ज कर दिया है। क्या नाम है उनका? फुलचंद नाथ। कहाँ के रहने वाले हैं? हम सिवान डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। गांव हम लोगों का अंदर हुआ। यहाँ पे कहाँ पे रहते हैं? यहाँ पे हम लोग मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में पुलिस लाइन MIT मोहल्ला श्री राम नगर में हम लोग रहते हैं। कहाँ पे वो पदस्थापित है, रिटायर से पहले? पटना में थे। आपका क्या नाम हो गया? मेरा नाम विक्की राज हो गया, लेकिन मेरा रियल नाम रवि रंजन कुमार है। कौन है? हम उनके छोड़। सोना और चांदी के रेट आसमान छूने लगे। चांदी की कीमत 1 लाख के पार चली गई है। मुजफ्फरपुर में लगन शुरू होते ही सोने व चांदी के भाव में जबरदस्त उछाल देखने को मिला, जो लगन समाप्त होने के बाद भी जारी है। चांदी भी सोने जैसा ही उछाल मारती दिख रही है। चांदी अब तक के उच्चतम शिखर पर पहुंच गई है। नया रेट 1 लाख रुपए प्रति किलो। 24 कैरेट सोना की कीमत 90,000 पार कर 91,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई। यह अब तक के सोने का सर्वाधिक भाव है। रेट के उतार चढ़ाव को देखें तो नवंबर की तुलना में सोना में 13,000 रुपए तो चांदी में 12,000 रुपए की तेजी आई है। भाव के उतार चढ़ाव का असर पूरी तरह से लगन की खरीदारी पर देखने को मिला। इस क्रम में उधारी का धंधा तो बिल्कुल समाप्त हो गया। दिसंबर के अंत में भाव में जो तेजी शुरू हुई वह लगातार जारी है। बीच बीच में कभी रेट में थोड़ी बहुत कमी आती है। अखिल भारतीय शराफा संघ के अध्यक्ष बाबूलाल प्रसाद ने बताया कि भाव के उतार चढ़ाव से ग्राहकों को असमंजस की स्थिति में नवंबर में सुधार हुआ था, लेकिन दिसंबर के अंत के बाद से लगातार भाव में तेजी जारी है। इसका असर काफी खरीदारी पर पड़ रहा है। लगन भी समाप्त हो चुका है और भाव में तेजी जारी है। इसका असर आभूषण की खरीदारी पर काफी पड़ रहा है। लोगों के खरीदारी का बजट भी काफी कम गया है। का प्रेजेंट रेट है 8370 रुपए ग्राम। 10 ग्राम का रेट हो गया 83,700।
चांदी 100 रुपये ग्राम, लगभग लाख रुपए किलो का ये रेट छू लिया है चांदी का रेट। आने वाले समय में क्या लगता है कितना भी लाख के पास जाएगा? रेट का जिस तरह से बढ़ रहा है तो लग रहा है कि रेट जो है धीरे धीरे, जैसे चांदी का रेट लाख रुपए किलो छू लिया है, लगता है उसी तरह बढ़ने का जो सिलसिला जारी रहा तो ये भी जो है वो हो ही जाएगा। रेट में बढ़ोतरी का एक आम परिवार पे क्या असर पड़ेगा, क्या लगता है? आम परिवार का जो बजट होता है, आम परिवार जो चाहते हैं कि अपना बेटी को एक भर का हार दे या 2 भर का हार दे, इसके जगह पर कुछ कटौती तो कर रहे हैं। अब जो चाहते हैं कि पूरा शादी का मेरा पूरा जो चढ़ुआ जो होता है वो हम 100 ग्राम में बनाए, उसको 80 ग्राम कर रहे हैं। जिनका बजट 80 ग्राम का है वो 60 ग्राम कर रहे हैं, जिनका 60 ग्राम का बजट है वो 40 ग्राम कर रहे हैं। रेट बढ़ने का इफेक्ट इसी तरह मध्यम परिवार पर पड़ रहा है। क्या लगता है जितना जो रेट बढ़ा है क्या वजह है? धातु जो है इंटरनेशनल धातु है, इसका डिमांड पूरा वर्ल्ड में है और अपना भारत में हर शादी में स्वर्ण आभूषण मैंने एक आवश्यक रूप से मैंने इस्तेमाल में किया जाना ही है, इसीलिए खपत तो अपना देश में बहुत ज़्यादा है और इंटरनेशनल धातु होने के कारण इसका रेट जो है ना घटने का तो कोई आसार नहीं है। और जिस तरह से बढ़ रहा है वो हम लोग भी सोच नहीं पाए थे कि यहाँ तक रेट जो है इस ऊंचाई पर पहुँच जाएगा, कि हम लोग को भी थोड़ा सा लग रहा है कि रेट बढ़ने का सिलसिला जो है ये बहुत ज़्यादा है और मध्यम परिवार पर तो असर पड़ ही रहा है। खरीदारी समय में लगन भी है तो क्या लगता है लगन के रेट का इफेक्ट पड़ेगा? जैसा कि हम बोले हैं कि इफेक्ट यही पड़ेगा, जिसका बजट मान लीजिए बेटी को देने का मन है कि हम अगर 50 ग्राम दे तो वो 40 ग्राम दे रहे हैं, जिनका बजट 40 ग्राम का है वो 30 ग्राम दे रहे हैं। बजट का प्रभाव तो मध्यम परिवार पर पड़ ही रहा है और संपन्न परिवार है उन पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है, फिर भी चिंतित है कि भाई इतना रेट जो बढ़ गया अब क्या करें। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज वो भी कर रहे हैं, उन पर ज़्यादा असर नहीं है लेकिन असर तो है ही। दुकानदारी पर भी कुछ इफेक्ट देखने को पड़ रहा है? दुकानदारी पर तो असर पड़ रहा है। खरीदारी में लोग सोच रहे हैं कि अब रेट कमेगा तब खरीदेंगे। सदर थाना क्षेत्र के मधुबनी पंचायत के धर्मपुर मध्य विद्यालय में चोरों ने ताला काटकर लाखों की संपत्ति की चोरी। सदर थाना क्षेत्र के मधुबनी पंचायत अंतर्गत धर्मपुर राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय को बीते रात चोरों ने निशाना बनाया है। स्कूल के मेन गेट और कार्यालय का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। चोरों ने स्कूल के क्लासरूम और कार्यालय से पंखा, सीसीटीवी कैमरा, एलईडी टीवी, कुर्सी की चोरी की गई है। इस घटना की जानकारी बुधवार को स्कूल खुलने के बाद हुई। बताया जा रहा है कि स्कूल में दूसरी बार चोरी की घटना घटी है। 15 से 20 दिन पहले भी स्कूल में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। उस वक्त भी सीसीटीवी कैमरा की चोरी की गई थी। इस बार चोरों ने स्कूल के कीमती सामान पर हाथ साफ कर गए। चोरों को अनुमान था कि स्कूल में पैसा रखा हुआ है, लेकिन जब अलमीरा तोड़ा गया तो कुछ नहीं निकला। गुस्साए चोरों ने सीसीटीवी कैमरा, एलईडी टीवी समेत कई सामान की चोरी की है। इस मामले में स्थानीय विनोद कुमार ने बताया कि स्कूल में 15 दिन पहले भी चोरी हुई थी। इस मामले में थाने में शिकायत भी दर्ज कराया गया था, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। एक बार फिर चोरों ने स्कूल में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। सुबह में टहलने के क्रम में देखें स्कूल का ताला टूटा हुआ था, कुर्सी बाहर फेंका हुआ था। इस पूरे मामले पर थाना अध्यक्ष अश्मित कुमार ने बताया कि स्कूल में चोरी की घटना सामने आई है। स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे की भी चोरी कर ली गई है। आवेदन के आधार पर छानबीन कर कार्रवाई की जा रही है। में मतलब 15 दिन पहले चोरी हुआ था और हेड मास्टर साहब FIR किए हुए थे और ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। और फिर आज चोरी 8 बजे हम टहलने आए थे तो देखे कि पूरा मतलब कुर्सी उर्सी बाहर रखा हुआ है, गेट का ताला टूटा हुआ है। और थाना के मैं सूचना किया और हेड मास्टर साहब को भी सूचना किया। लोग आए और जांच पड़ताल किए।
पुलिस की जो गाड़ी होती है वो गश्ती करती नहीं, साल भर गश्ती करने नहीं आ रही है इधर। साल भर पुलिस कहाँ सुती हुई है कोई पता नहीं चल रहा है। हम लोग विधायक के नगर विधायक जो विजेंद्र चौधरी है उनको भी हम लोग आवेदन देने का काम किया, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। ये तो दोबारा चोरी हुआ है। जी, दोबारा चोरी हुआ, इसी चलते न हम लोग आप लोग को मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं। 22/2 को चोरी हुआ क्या क्या गायब हुआ? में कैमरा का मशीन गायब हो गया, बहुत कुछ, कुर्सी क्या है, टेबल। अभी हेड मास्टर साहब डिटेल बताएंगे। वो FIR किए हुए हैं और 20 दिन हो गया, 20 दिन में कोई उसका कोई इनपुट नहीं मिला। प्रशासन खाली दारुए के चक्कर में पड़ा हुआ है। कितना का चोरी लगभग हो गया होगा? अभी तो हेड मास्टर साहब बताएंगे। हम लोग को कोई घटना होती है तो तुरंत सूचना देते हैं प्रशासन को। की सूचना मिली तो मैं इसी रास्ते से जा रहा था तो यहाँ रुक गया। रुका तो देखा तला कटा हुआ है और इससे पिछले महीना में भी 22/2 को चोरी हुई थी, जो सर आवेदन दिए हुए हैं क्या क्या सामान गायब हुआ है नहीं हुआ। और उसके बाद फिर आज ये चोरी हो गई है। इसकी सूचना मिलने पर हम लोग सारे ग्रामीण लोग आए हुए थे, यहाँ देखे और प्रशासन भी आए और वो भी देख के चले गए। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। गश्ती की गाड़ी घूमती है क्या? बिल्कुल नहीं घूमती है, 6 महीना से नहीं घूम लगभग साल भर मान लीजिए नहीं गश्ती बिल्कुल नहीं है। पहले 4 लाइन पर से क्रॉस करता था, अब उधरे से उधरे रिटर्न हो जाता है, इधर आता ही नहीं है, जिसके कारण 12 बजे से लेके 3 बजे के बीच में ये सब घटना होती है। बराबर हो रहा है। तो इसमें लापरवाही किसकी? प्रशासन की लापरवाही है। इधर गश्ती बिल्कुल नहीं हो रही है। प्रशासन इस पर कार्रवाई करे, जांच करे, जहां कौन ऐसा कर रहा है। एक को बार गश्ती नहीं इसमें घूमता है, पहले घूमता था, बिल्कुल कुछ नहीं होता था। कितनी की चोरी हुई है लगभग अंदाज? ये तो सर बताएंगे जो डिटेल क्या क्या नहीं था या था है, कितना कितना ले गया, वो सर बताएंगे। वो आवेदन भी लिख के दिए हुए है। 22/2 को जो घटना हुई है उसमें दिया हुआ है, फिर आज ये घटना हुई है। मेरा नाम विनोद कुमार। हाँ, धर्मपुर स्कूल, धर्मपुर गांव में घर हो गया, बगले में घर है। मैं यहाँ के निवासी हूँ। हाँ, धर्मपुर में ही घर है। परिवार नियोजन को लेकर सदर अस्पताल में लगाया गया विशेष कैंप। संस्थागत प्रसव एवं सुरक्षित गर्भपात बाद दंपतियों में परिवार नियोजन को लेकर जिले में 17 से 29 मार्च तक मिशन परिवार विकास अभियान पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। सदर अस्पताल में इसे लेकर नसबंदी पखवाड़ा मेला भी लगाया गया। इसकी शुरुआत अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर प्रसाद, जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉक्टर CK दास एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक रेहान अशरफ ने सदर अस्पताल में प्रचार प्रसार हेतु सारथी रथ को हरी झंडी दिखाकर की। सदर अस्पताल में परिवार नियोजन मेले का उद्घाटन भी किया। इस बीच परिवार नियोजन से संबंधित विभिन्न स्टॉल लगाए गए, जिनकी मदद से इच्छुक लाभार्थियों के बीच परिवार नियोजन से संबंधित लाभ दिए जाएंगे। मेले के दौरान ASMO डॉक्टर चंद्रशेखर प्रसाद ने कहा कि परिवार नियोजन का इस्तेमाल जनसंख्या स्थिरीकरण को लेकर किया जाता है। इस पखवाड़े के दौरान विशेष रूप से परिवार नियोजन के लिए इच्छुक लाभार्थी और योग्य दंपतियों की तलाश कर उन्हें जागरूक करेंगे। मेरा नाम अनु कुमारी है और यहाँ परिवार नियोजन परामर्शी है और यहाँ 18 से 22 मार्च तक परिवार नियोजन पखवाड़ा लगा हुआ है और यहाँ सारे साधन है, जैसे मालाएन, कॉन्डोम, अंतरा इंजेक्शन, EC पिल्स, OG पिल्स और जो भी साधन है फैमिली प्लानिंग के बंध्याकरण भी होता है और पुरुष नसबंदी भी यहाँ हो रही है। ऐसे कैंप तो 18 से 22 मार्च तक है, लेकिन यहाँ रेगुलर 365 दिन जिला हॉस्पिटल में ये सब साधन मिलता है। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य यही है कि सारे लोग को जागरूकता फैले कि फैमिली प्लानिंग में कितने बच्चे में पहला बच्चा में अंतराल होना चाहिए। कम से कम पहला बच्चा अगर किसी को हो जाता है तो 3 साल का अंतराल होना चाहिए, जिससे माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ होता है। माँ का गर्भ अगर स्वस्थ होगा तो बच्चा भी स्वस्थ होगा, एक हमारे समाज को स्वस्थ बच्चा मिलेगा। और 2 बच्चे पे जैसे बंध्याकरण या महिला करा सकती है, नहीं तो अस्थायी विधि जैसे मालाएन, कॉन्डोम जो भी है यूज कर सकती है। अंतरा इंजेक्शन, कॉपर टी लगवा सकती है और पुरुष चाहेंगे तो पुरुष भी ऑपरेशन करा सकते हैं। पुरुष ऑपरेशन एकदम बहुत इजी है, उसमें 3 घंटा ही रेस्ट चाहिए पुरुष को। उसके बाद से कोई दिक्कत नहीं, ना भारी उठाने में, ना साथ रहने में, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। दवाई वगैरह जो दी जा रही है? हाँ बिल्कुल, यहाँ सारे मेथड 365 दिन से मुफ्त दिया जाता है।
एईएस को लेकर जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया। सभी आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, शिक्षा विभाग के अधिकारी और पीडीएस दुकानदारों को बच्चे बीमार पड़े तो तुरंत एसकेएमसीएच में भर्ती करवाएं। मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने बढ़ती गर्मी में चमकी बुखार की आशंका को देखते हुए कमर कस लिया है। शिक्षा विभाग से जुड़े प्रखंड स्तर के अधिकारियों, सभी आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और पंचायत प्रतिनिधि के साथ पीडीएस दुकानदारों को भी तैयार रहने का आदेश दिया है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने साफ तौर पर निर्देशित किया है कि यदि आपके इलाके में कई तरह का कोई भी तरीके का केस नजर आता है तो तत्काल मरीज को नजदीकी प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र या फिर अस्पताल में लेकर पहुंचे। मरीज को अस्पताल न ले जाने में जो भी गाड़ी भाड़ा लगेगा उसका भुगतान तत्काल जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा। जिला के अधिकारी एडॉप्ट व विलेज के तहत प्रत्येक शनिवार को चिन्हित पंचायत में जाकर शाम को रात्रि चौपाल लगाएंगे। सभी स्थानीय प्रतिनिधियों को ओआरएस का पैकेट और संबंधित दवाइयां उपलब्ध करा दी गई है। यदि किसी बच्चे को तेज बुखार या लक्षण दिखाई देता है तो तत्काल उसे दवाई देकर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर भेजें। उसमें सारे पदाधिकारियों को, जिला से लेकर के प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों को, उसमें जिला पदाधिकारी स्वयं भी जाते हैं। तो मेरे द्वारा भी गांव का भ्रमण किया जाएगा, चाहे वो डीडीसी हो, एडीएम हो, कोई भी सीनियर ऑफिसर हो जिला लेवल के। सब लोग शनिवार को शाम में किसी न किसी निर्धारित पंचायत के गाँव में स्थान, सार्वजनिक स्थान पर इकट्ठा होकर के इस संबंध में जागरूकता फैलाएंगे। और समय के साथ हम लोग आगे और भी स्टेप उठाते हैं। ओआरएस का जो है हम लोग लिक्विड देते हैं, मतलब पैकेट देते हैं। जो पैरासीटामोल की दवा है वो हम लोग आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका को देते हैं कि किसी बच्चे को तेज बुखार है तो इमीडिएट उनका वहाँ पे जो है टेम्प्रोरी इलाज शुरू हो सके। बहुत सेट प्रोटोकॉल है और बहुत इसमें हम लोग इंटेंसिव अगले 3-4 महीनों के लिए हम लोग कार्यक्रम चलाने जा रहे हैं। ये अप्रैल से शुरुआत होगा। अभी पूरा प्रिपरेटरी फेज, मीटिंग्स वगैरह का ये सब चल रहा है। सारी दवाइयाँ हम लोगों की उपलब्ध हैं। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग लगभग हो गई है, कुछ जो बची हुई है सब 30 तारीख तक हो जाएगी। आप लोगों के माध्यम से मेरी अपील भी है सभी लोगों से जिनके बच्चे छोटे हैं, 10-12 साल या उससे नीचे के एज के हैं, जो 15 साल तक के बच्चों में खास करके देखा जाता है, उनको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ खिला करके ही रात में उनको सोने दें। अगर वो जिद भी करते हैं उनको उठा करके खिलाएं। आप गुड़ या इस तरह की कोई चीज़, घर में जो खाना बना हुआ है उनको खिलाएं, अच्छे से पानी पिलाएं, तब उनको सोने जाने दें। आप निगरानी रखें कि अगर रात्रि में भी किसी को इस तरह का लक्षण आता है तो इमीडिएटली जो भी गाड़ी आपको मिलती है आप उससे नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। रात में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, उनकी बायोमेट्रिक तरीके से निगरानी होती है। तो ये प्रिकॉशंस आम लोगों से भी हम लोग लेने को कहेंगे और इस संबंध में प्रशासन की पूरी तैयारी है। हम लोगों का जो पिछले 2 वर्ष का जो रिकॉर्ड है कि कोई डेथ नहीं हुई, उसको हम लोग इस बार भी जो है बरकरार रखेंगे। पीडीएस दुकानदारों का इसमें रोल है या नहीं? नहीं, हर एक का रोल है। हमने आपको बताया कि इसमें अंतर विभागीय समूह है। पीडीएस दुकानदारों के माध्यम से अनाज समुचित रूप से मिले और उनको भी कोई सूचना मिलती है तो उनके तंत्र के माध्यम से भी हम लोगों को पता चले कि इस बच्चे में लक्षण देखा गया है। दूसरा, जो पीडीएस दुकानदार होते हैं या स्थानीय जनप्रतिनिधि होते हैं, उनके पास 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो है वो गाड़ियाँ होती है, तो मोबाइल नंबर हम लोग शेयर करा देंगे कि जब भी जरूरत हो तो वो अपनी गाड़ी इमीडिएट अवेलेबल कराएं। जो भी खर्चा होगा वो हम लोग जो है पेमेंट करेंगे। तो सारे विभाग का रोल है, मैंने आपको संक्षिप्त रूप से बताया। तो सारे विभाग का रोल है और हम लोग लगातार इसकी समीक्षा करेंगे। गाँव में भ्रमण होगा और हम लोगों का प्रयास है कि अगर कोई बच्चे में लक्षण पाया जाता है उसको त्वरित हम लोग स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएं और उनको स्वस्थ करके हम लोग। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर एनएच के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202 584955।
चाहे आपका पर्सनल स्पेस हो या कॉर्पोरेट ऑफिस, मार्बोनाइट फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स हर कोने को अपनी खूबसूरती से सजाता है। इस पर पड़ने वाले हर कदम को मिलती है एक ताकत जो देती है आगे बढ़ने का विश्वास। जॉनसन टाइल्स का उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शोरूम साई कृपा ट्रेडर्स द्वारा जल्द मुजफ्फरपुर जिले के सकरी सरैया डुमरी रोड में खुलने जा रही है। जल्द आ रहा है आपके शहर में। जल्द ही उद्घाटन की तारीख की घोषणा होगी। मार्बोनाइट विट्रीफाइड टाइल्स बाय जॉनसन। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122108352664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। अपने सपनों की आशा को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबरों की ओर। FCI परिसर में भारतीय खाद्य निगम द्वारा तिरहुत परिक्षेत्र के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। भारत सरकार के भारतीय खाद्य निगम के द्वारा मुजफ्फरपुर FCI परिसर में मोतिहारी, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और शिवहर में स्थापित क्रय केंद्र प्रभारी किसान उत्पाद संगठन और FPO के साथ एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें भारत सरकार द्वारा गेहूं क्रय वर्ष 2025 से 2026 के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में 150 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करते हुए 24-25 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। सदस्यों से अधिक मात्रा में सरकार को गेहूं बिक्री करने हेतु किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कहा गया है। रबी विपणन वर्ष 2025 से 2026 में गेहूं अधिक प्राप्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित क्रय केंद्र के अलावे भारतीय खाद्य निगम मुजफ्फरपुर में 2 क्रय केंद्र, सीतामढ़ी में 8 क्रय केंद्र और शिवहर में 2 क्रय केंद्र खोला गया है। इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के विभिन्न जिलों से आए फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी FPO सीतामढ़ी के संचालक आशुतोष मिश्रा और मुजफ्फरपुर के रोशन कुमार ने बताया कि इस कार्यशाला में सरकार के द्वारा मिले निर्देश का पालन करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य में किसानों को लाभ प्रदान करना है, जागरूक करना है ताकि वह किसी भी बिचौलियों का शिकार ना हो। खाद्य निगम द्वारा जो वर्कशॉप का यहाँ पर आयोजन किया गया है वह किसानों के, चूँकि हम एक FPO है मेरा डुमरा में चलता है, रघुवंशी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, उसका हम CEO हैं आशुतोष कुमार मिश्रा। तो हम सीतामढ़ी जिला से हैं और डुमरा प्रखंड में यह मोहंडी मिर्जापुर जो बाज़ार है, मोहंडी बाज़ार, उस जगह यह FPO है और लगभग 747 किसान हमारे FPO से जुड़े हुए हैं। वहाँ पर सभी प्रगतिशील किसान हैं और यहाँ पर आज हम उसी उद्देश्य से आए हैं। FCI द्वारा जो कार्यशाला का आयोजन किया गया है
वह किसान जो वहाँ पर है उनको MSP पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर FCI मैक्सिमम से मैक्सिमम लाभ पहुँचाना चाह रही है। FCI के जो अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सिकंदर माझी सर भी, वो पूरी तरह से सभी बातों को स्पष्ट करके रखे हैं और यह पूरी तरह से किसानों के हित में है, क्योंकि किसान को पहली बार FCI चाह रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पूरा से पूरा जो भारत सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर है वह पैसा किसानों को सीधे खाता में ट्रांसफ़र हो जाएगी और यहाँ पर पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी है और किसान के लिए काफ़ी लाभदायक है और किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य पहली बार पूरी विश्वास के साथ उनके अकाउंट में चला जाएगा और इसमें किसी प्रकार की किसान के हित में ही सब चीज़ है और अधिक से अधिक खरीदारी होगी। मैं FCI के जो आज का जो प्रशिक्षण, एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्य FCI की तरफ से एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन करा गया था, प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करा गया था, जिसमें हमारे FCI मंडल कार्यालय समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं मोतिहारी के क्रय केंद्र प्रभारी, मैनेजर अकाउंट्स एवं प्रबंधक अधिप्राप्तिगण आए थे, सम्मिलित हुए थे। साथ ही साथ मुझे अत्यंत हर्ष होता है ये बताते हुए आपको कि इस बार भारत सरकार ने हमें FCI को FPO से इंगेज करने के लिए भी परमिशन दी गई है। तो मुजफ्फरपुर मंडल के अंतर्गत जिला सीतामढ़ी एवं मुजफ्फरपुर के भी FPO बंधु हमारे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। यहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम में आगामी रबी विपणन वर्ष 25-26 से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर जानकारी दी गई। आपके माध्यम से मैं 2-3 मुख्य बिंदुओं जो हैं उसके बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। सर्वप्रथम जो गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य इस बार निर्धारित करा गया है वो 2425 रुपये प्रति कुंटल निर्धारित करा गया है, जो पिछली बार से लगभग 150 रुपये प्रति कुंटल अधिक है। द्वितीय बात ये है कि विगत वर्ष में भी हमने करके दिखाया है और फिर से मैं आपके माध्यम से किसान बंधुओं को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय खाद्य निगम में अपना गेहूं लाने वाले सभी किसान भाइयों का भुगतान हम 48 घंटे के अंदर करेंगे और पिछली बार हमने यहाँ करके दिखाया है। तीसरा बिंदु, जो भी FPO संस्थाएं हमारे माध्यम से जुड़ती हैं उनके जो भी मेंबर किसान होंगे उनके माध्यम से अगर खरीद करती है FCI तो 27 रुपये पर कुंटल की दर से FPO को सीधे खाते में भुगतान करा जाएगा। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अफजल अब्बास के खिलाफ मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा के किला मैदान में शिया समुदाय के लोगों ने बुधवार को धरना प्रदर्शन किया। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अफजल अब्बास के खिलाफ मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के किला मैदान में शिया समुदाय के लोगों ने बुधवार को धरना प्रदर्शन किया। आरोप है कि अध्यक्ष ने वक्फनामा के नियम को दरकिनार कर जमीन को लीज पर दिया जा रहा है। शहर में जितने भी शिया वक्फ संपत्ति है सबको गुंडों के हवाले किया जा रहा है। उस जमीन पर मॉल, विवाह भवन जैसे बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है, जबकि यह वक्फ के नियम के विरुद्ध है। इस दौरान यह समुदाय के लोगों ने वक्फ बोर्ड और सेक्रेटरी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल शिया वक्फ बोर्ड के द्वारा जिले के सिपाहपुर, कोल्हुआ, कमरा मोहल्ला और ब्रह्मपुरा ने बोर्ड ने विवाह भवन, मॉल के लिए दूसरे लोगों को जमीन अलॉट कर दिया है। इससे शिया समुदाय के लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। उनका कहना है कि जो ज़मीन जिस वजह से वक्फ की गई उसे उस काम में लाया जाए। अगर ज़मीन मदरसा के लिए वक्फ है तो मदरसा के काम में आए, मजलिस के लिए वक्फ है तो मजलिस के काम आए, आज़ादारी के लिए वक्फ है तो आज़ादारी के काम आए। बोर्ड के अध्यक्ष अफजल अब्बास यहां आए और मामला को सुलझाए। इस मामले में मौलाना काजिम शबीब ने बताया कि हम लोग इमाम बांदी वक्फ की ज़मीन बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। वक्फ बोर्ड वक्फ अधिनियम के खिलाफ काम कर रही है। वक्फनामा में साफ लिखा हुआ है कि किस ज़मीन को किस लिए इस्तेमाल करना है, लेकिन वक्फ के जो भी लोग अध्यक्ष बनते हैं वह मनमानी तरीके से काम करते हैं। बोर्ड में बैठे लोग मजलिस, मातम, नमाज की ज़मीन पर बड़े बड़े बदमाशों को कब्जा दे रहे हैं। हम लोगों की मांग है कि जो भी वक्फ की ज़मीन कॉरपोरेट को अलॉट की गई उसे रद्द किया जाए। वहीं मौलाना ने बताया कि वक्फ की जो भी ज़मीन है वह किसी भी मकसद से वक्फ की गई है। ऐसा नहीं है कि वक्फ की ज़मीन किसी को भी दे दी जाए। मेरा रिक्वेस्ट है कि अध्यक्ष अफजल अब्बास यहाँ आए और वक्फनामा के साथ बैठे, उसमें जो लिखा है उसी के अनुसार काम करे। अगर गरीबों के लिए है तो उसे गरीब को दे दे। की ज़मीन किला ब्रह्मपुरा में जमा है। वक्फ बोर्ड का जो तरीका हमेशा रहा है, चाहे वो सलमान रहा हो, अफजल अब्बास हो, चाहे वो इरशाद या ऐसे और सारे बहुत से चेयरमैन और आरिफ रजा जो है, यानी वक्फ अधिनियम के खिलाफ काम हो रहा है। जो वक्फ अधिनियम है यहाँ का उसके खिलाफ काम हुआ, वक्फनामे के खिलाफ काम हुआ। वक्फनामे में साफ लिखा हुआ है किस ज़मीन का क्या पर्पस है।
कौन जमीन किसको दी जाएगी। ये लोग कर रहे हैं, सिर्फ बदमाशों के हाथ में जमीन दे रहे हैं ताकि लोग डर जाएं, अपने घर में बैठ जाएं। अब आप बताइए कि हर चीज के लिए एक यूज है, हर चीज की एक जमीन लिखी हुई है यहाँ के ऊपर। आप हमें बताइए कि जहाँ एक दिन ईद की नमाज होती है उसके ऊपर मॉल नहीं बनता है, मैरिज हॉल नहीं बनता है। जहाँ एक दिन हमारे हिंदू भाई रामलीला करते हैं वहाँ के ऊपर मॉल और मैरिज हॉल नहीं बनता। जहाँ जहाँ मजलिस हो रही है सबके ऊपर ये लोग कब्जा दे रहे हैं। जैसे उस दिन कोलुआ में देखा, गरीब की जमीन है वो मजलिस मातम की जमीन है, वो नमाज की जमीन है, वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट के दे रहे हैं वहाँ के ऊपर। यहाँ देखिए मैरिज हॉल बनने की बात हो रही है, यही करबला पे हो रहा है, ये चंदवारा कमरा चैनपुर में हो रहा है। यानी ये वक्फ अधिनियम के खिलाफ जो वक्फ बोर्ड काम कर रहा है, बदमाशों को जमीन दे रहा है बगैर जनता से राय लिए, यानी बेनिफिशियरीज। लॉ में आपको बेनिफिशियरीज को बताना है, उनसे राय लेनी है। ये इमाम माननी वक्फ पूरा बरहमपुरा यहाँ के ऊपर है। किस बेनिफिशियरी से राय ली जाती है यहाँ काम करने के पहले, किससे पूछा जाता है? ये अक्ल के लिहाज से बात गलत है, लॉजिकल गलत है। चाहे कि कानून और धर्म की बात आ जाए। तो आज हम लोग जमा हुए हैं कि इमाम बांदी वक्फ जो यहाँ पे मजलिस होती है, यहाँ पे इबादत की जमीन है। अब आपको बहुत अहम बात बताएं, यहाँ 3 बार इस जमीन के लिए मदरसे की मांग की, जो मदरसा है इमामबाड़े में चलता है। 3 बार वक्फ बोर्ड से मदरसे के लिए मांगा गया। वक्फ बोर्ड ने मदरसे को नहीं दिया जिसकी ये जमीन है, और दे दिया मॉल को, दे दिया मैरिज हॉल को, क्योंकि वहां से मोटा पैसा मिलता है इन लोगों को। यही काम जो गरीब मदरसे की है, इमामबाड़े की है, उसे ना देके ये मॉल को दे देंगे, ये मैरिज हॉल को दे देंगे, जो सब भूमाफियाओं को होता है। हम लोग सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, जिल्लत बर्दाश्त नहीं करें। इमाम हुसैन ने कहा था जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। जब इमाम हुसैन ने और गांधी जी ने इमाम हुसैन का नाम लेकर हिंदुस्तान का आंदोलन शुरू किया, हम लोग मर जाएंगे लेकिन अब ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं करेंगे कि एक क्रिमिनल से हमारे ऊपर चढ़ाई करवाएं। जैसे इलाहाबाद में अतीक अहमद ऐसे क्रिमिनल ने इमामबाड़ा गुलाम हैदर गिरा दिया, पूरा इमामबाड़ा गिरा दिया, मॉल बना। कुछ लोग खड़े हुए, आखिर में हिम्मत से मॉल गिरा दिया गया, फिर इमामबाड़ा बना। अब वही हम लोग करेंगे। अगर ये लोग ये काम यहाँ के क्रिमिनल को इन लोगों ने दिया है, अगर ये लोग ये करेंगे तो हम लोग अपनी जान तक देंगे, धरना देके, भूख हड़ताल करके, जो कानून के दायरे में जितना हमारे लिए है। अगर हमारी बात नहीं सुनी गई, आज हम लोग सिर्फ एक प्रोटेस्ट करके उठ जा रहे हैं। रमजान के बाद तब तक बैठेंगे जब तक कि हमारी मांग संविधान, कानून और वक्फनामे से पूरी ना की जाए, और अफजल अब्बास को यहाँ बुलाया जाए। अफजल अब्बास ने जो गैर कानूनी काम किया है वो कभी काबिल माफी नहीं। यहाँ का मुतवल्ली, इस इमाम बांदी का मुतवल्ली नजम है, और नजम जब कमरा महला पे गैर कानूनी कब्जा करवाया गया, वक्फ बोर्ड ने करवाया, तो उसके बाद वो आरिफ का जाके ये लोग फूल बांट रहा है। नजम आरिफ का फूल बांटने आता है, नजम है और मुतवल्ली है, आरिफ रजा है, अफजल अब्बास है, असद यावर है, ये उसका फूल बांट रहे हैं और वक्त बचाने यहाँ नहीं आ रहे हैं। बांद्रा प्रखंड के नुनफाड़ा में राम नाम महायज्ञ को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। मुजफ्फरपुर के बांद्रा प्रखंड के नुनफरा में श्री श्री 1008 अखंड राम नाम नवा महायज्ञ को लेकर गाजे बाजे के साथ भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि श्री राम जानकी मंदिर नुनफरा से रतवारा घाट के लिए प्रस्थान की, जिसमें कन्याओं ने जल बोझी करते हुए यज्ञ स्थल पहुंची। यह यज्ञ 30 मार्च तक रहेंगी, जिसमें दिनांक 20 मार्च से 9 दिनों तक सीता राम धुन कीर्तन आयोजित होगी व 29 मार्च को राम विवाह उत्सव मनाई जाएगी। साथ ही 30 मार्च को संध्या में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर ऋषिकेश ठाकुर, योगेश, विक्की सहित अन्य लोग मौजूद रहे। 9 महीने बाद अंतरिक्ष से सकुशल सुनीता विलियम्स की वापसी पर एक प्रयास मंच के सदस्यों ने खुशी मनाई। बहलखाना स्लम बस्ती में भारत की बेटी सुनीता विलियम्स के 9 महीना बाद सुरक्षित वापस धरती पर लौटने पर जश्न मनाया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि अंतरिक्ष की दुनिया का रहस्य हमेशा से इंसानों को अपनी ओर खींचता है। चांद तारे से लेकर आसमान में चमचमाते ग्रह के बारे में हर कोई जानना चाहता है। इस बार भारत की बेटी सुनीता विलियम्स को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 5 जून 2024 को 8 दिन के लिए खास मिशन के लिए अंतरिक्ष पर भेजा, पर तकनीकी खामी के कारण इन्हें 9 महीना तक अंतरिक्ष में रुकना पड़ा और आज 19 मार्च सुबह 3:27 पर 9 महीना बाद वापस धरती पर लौटी। आज फिर से भारत की एक बेटी सुनीता विलियम ने एक इतिहास रच दिया, क्योंकि 9 महीना अंतरिक्ष पर होना आसान नहीं था। इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, हर दिन उन्होंने खुद को मजबूत बनाए रखा, रिसर्च जारी रखी और इंतजार किया। इन्होंने धैर्य, साहस और आत्मविश्वास से दुनिया को सिखाया कि कठिनाई के आगे झुकना नहीं है चाहिए। अगर मन में दृढ़ निश्चय हो तो कुछ भी संभव नहीं है। धैर्य रखने वालों की जीत निश्चित होती है।
सुनीता विलियम की अंतरिक्ष में 9 महीना फंसे रहने के बाद बुधवार को धरती पर लौटने पर एक प्रयास मंच के द्वारा पटाखा और मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। आज फिर से भारत की एक बेटी ने इतिहास रच दी है और अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम ने 9 महीना लंबे इंतजार के बाद अंतरिक्ष से वापस धरती पर लौट गई। ये बहुत खुशी की बात है। सभी भारत के लोगों का आशीर्वाद और दुआएं काम हुई कि वह सकुशल वह धरती पर लौट गई। ये बहुत खुशी की बात है कि 9 महीना अंतरिक्ष पे रहना बहुत ही मुश्किल होता है, तो क्योंकि अंतरिक्ष की दुनिया का रहस्य हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि अंतरिक्ष पर चांद तारे चमचमाते ग्रह इसके बारे में सब कुछ जानना चाहता है, पर वहां पे जाना और सर्च करना बहुत ही मुश्किल होता है। और ऐसे में आज से 9 महीना पहले सुनीता विलियम ने वहां पे अंतरिक्ष पे गई थी 8 दिन के लिए, पर कुछ खामी हुई थी, कुछ तकनीकी खामी हुई थी, जिसके कारण उनको 9 महीना इंतजार करना पड़ा। और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, आत्मविश्वास रखा, दृढ़ निश्चय रखा और उनको विश्वास था कि हम धरती पर लौटेंगे। और आज उन्होंने सकुशल वापस धरती पर लौट आई। ये बहुत खुशी की बात है। इनसे जीवन में ये सीख मिलती है कि कितना भी संकट हो, ये अपना आत्मविश्वास, साहस होना चाहिए और धैर्य रखने वालों को जीत होती है। और आज इसी को देखते हुए मंच द्वारा एक जश्न मनाया गया, जिसमें सभी लोगों ने पटाखा और मिठाई खिलाकर सभी लोगों ने खुशी मनाई। और साथ ही मैं संजय रेख और अपने मंच के माध्यम से आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि जिस प्रकार सुनीता विलियम भारत की बेटी ने पूरे देश में नाम रोशन किया है, ठीक उसी प्रकार आप लोग भी अपनी बेटी को पढ़ाए लिखाए और आगे बढ़ाने में जितना मदद हो उनको करें, ताकि आज सुनीता विलियम की तरह आपकी बेटी भी, सबकी बेटी पूरे देश में अपने परिवार, समाज और समाज का नाम, देश का नाम रोशन। खबरों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।